अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 20 जनवरी 2026 है, मंगल का दिन है। मैं तकरीबन 3 दिन के बाद इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लौट रहा हूँ। वजह उसकी ये है कि मैं मुसलसल ट्रैवल कर रहा था और मुझे कोई मुनासिब जगह ऐसी मिल ही नहीं थी जहाँ बैठ के मैं वीलॉग कर सकूँ। पहले मैं सड़कों पे बैठ के वीलॉग कर लिया करता था रेस्टोरेंट्स के बाहर, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से पूरा का पूरा जो ईस्ट कोस्ट है, न्यूयॉर्क और डीसी के दरमियान में, उसमें इतनी शदीद ठंड की लहर है कि हर शाम को मतलब -0 डिग्री से ख़ासा नीचे टेम्परेचर होता है। और विंड चिल फैक्टर की वजह से अगर वो होगा -3 -4 तो लगता है ये कि -10 जो है वो दर्जा हरारत है। तो इस वजह से मैं वीलॉग नहीं कर सका। बहरहाल इस वक्त मेरे सामने एक दुनिया की बिगर पिक्चर भी है। वो पाकिस्तान के हिसाब से बहुत अहम है और पाकिस्तान के अंदर की भी डेवलपमेंट्स हैं। फॉर इंस्टेंस बिगर पिक्चर के बारे में चंद अल्फाज कहने बहुत ज़रूरी हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात और हिंदुस्तान के दरमियान में गुज़िश्ता 24 घंटे में गैर मुतवक्को तौर पर जो मल्टी डिमेंशनल स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनकी पाकिस्तान के लिए और इस खित्ते के लिए, मशरिक़ वस्ता के लिए उनकी बेतहाशा बहुत ज़्यादा उनकी अहमियत है। एट द सेम टाइम अमरीका और यूरोप के दरमियान में जिस किस्म के फासले, दूरियां, तनाज़े, टेंशन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बैड ब्लड डेवलप कर रहा है, उससे भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो जन्म लेगा, जिसकी शक्ल हमें ठीक तरह से पता नहीं है, लेकिन इसके ऊपर नज़र रखनी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी तफसीलात भी मैं आपसे शेयर करूँगा। पाकिस्तान में एक बार फिर मंगल का दिन है। मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, इमरान खान की बहनें नौरीन, उज़्मा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, जिनके बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत बड़ी तादाद में काफ़िले पंजाब से पिंडी की जो अडयाला जेल है उसका रुख इख्तियार कर रहे हैं। तो एक बार फिर अडयाला जेल के बाहर एक मुज़ाहरा जो होगा, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एट द सेम टाइम जिस तरह से ईमान हाज़र मज़ारी के पीछे इस वक्त जज साहिब एक पड़े हुए हैं, पुलिस उनके साथ क्या कुछ कर रही है, और फिर ये भी मेरे सामने है। और गुज़िश्ता 3 दिनों में जब से मैंने वीलॉग नहीं किया, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के जो साहिबजादे हैं जुनैद सफ्दर, उनकी जो दूसरी शादी, मेहंदी, मंगनी, वलीमा शलीमा जो है, वो इतना ज़्यादा मुतनाज़े और इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बन गया, उसमें मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने या नवाज़ शरीफ ने क्या गलतियाँ की हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले इन तमाम डेवलपमेंट्स पे चलने से पहले मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा अहम डेवलपमेंट है, ख़ास किसी को वो थोड़ी सी डिसइंटरेस्टिंग ही लगे, उनको लगे कोई एक्सटर्नल डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट है जहाँ आप देखते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात के रूह रवां मोहम्मद बिन जायद जो है MBZ, वो अचानक डैश करते हैं, हिंदुस्तान पहुंचते हैं। बहुत मुख्तसर दौरानिए का 3 घंटे से कम का उनका एक ट्रिप है, जिसकी बड़ी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत अहम किस्म के फ़ैसले जो हैं वो किए जाते हैं। ये जो ट्रिप उनका इतना गैर मुतवक्को था कि हिंदुस्तानी मीडिया से हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान का जो फ़ॉरेन ऑफिस है, जिसे हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA कहते हैं, उसने सिर्फ संडे के दिन 18 जनवरी को हिंदुस्तान के मीडिया को बताया कि मुत्तहिदा अरब इमारात के प्रेसिडेंट जो हैं वो हिंदुस्तान आएंगे। गुज़िश्ता 10 बरस में ये उनका 5वां दौरा है हिंदुस्तान का। इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज हर 2 साल के बाद वो आते रहे, और प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो 2 दफ़ा जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। अच्छा, ये विज़िट इतना शॉर्ट था, जब पाकिस्तान में उनका विज़िट शॉर्ट हुआ था तो वो रहीम यार खान में शिकार के लिए चले गए थे, एयरपोर्ट से ही मुलाकात करके। लेकिन हिंदुस्तान में वो जिस जिस तरह से आए थे उसी तरह से वापस चले गए। 3 घंटे से कम का उनका ट्रिप था। इसका आप अंदाज़ा इससे लगाएं कि उन्होंने हिंदुस्तान में दिल्ली के करीब एक एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, पाकिस्तान में भी उन्होंने एक एयरफोर्स के एयरपोर्ट पर लैंड किया था, दिल्ली में भी उन्होंने एक एयरफोर्स के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किया, और वहाँ पे उनकी लैंडिंग टाइम हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से दिन के 4:20 थी। और वहाँ पर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें वार्मली वेलकम किया। दोनों ने एक कार राइड की जो बहुत तेज़ी से की गई, सड़कें सिक्योर थीं। 25 मिनट में मीटिंग पॉइंट पे पहुँचे, और मीटिंग पॉइंट पे वो पहुँचे 4:45 में उनकी मीटिंग शुरू हुई हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात की इस डेलीगेशन और टीम के दरमियान। और ये मीटिंग ख़त्म हो गई हिंदुस्तानी टाइम के हिसाब से 6:05। इसका मतलब है ये मीटिंग 75-80 मिनट टोटल चली। उसके बाद वो दोबारा एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। अब इतनी मुख्तसर किस्म की जो मीटिंग है, इसमें बहुत अहम किस्म के फ़ैसले हुए। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के हवाले से एग्रीमेंट्स हुए, स्पेस में के हवाले से यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस के हवाले से एग्रीमेंट्स हुए। $3 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ LNG का, लिक्विफाइड नेचुरल जो गैस है उसके हवाले से, और उसके अलावा न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसमें कॉपरेशन के एग्रीमेंट्स हुए। जो हिंदुस्तान के अखबारों में इसका एनालिसिस छपा है, एक तो ये है कि इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने सऊदी अरब को और पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है,
اور سعودی عرب کو متحدہ عرب امارات نے اپنا لیوریج دکھایا ہے، کیونکہ سعودی عرب نے سپتمبر 2025 میں پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کیا تھا، جس کے بعد سے یہ خبر ہے کہ سعودی عرب پاکستان سے GF-17 طیارے بھی خریدے گا، کچھ اکوپمنٹ بھی لے گا، ٹریننگ بھی ہے۔ اور ابھی گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ خبر بھی ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے S-16 طیارے جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہونے والی ایک ایئر فورس کی یا ڈیفنس کی جو ایک ایگزیبیشن ہے، جس میں اور بھی بہت سے ممالک ہیں، جس میں فرانس بھی ہے، اٹلی بھی ہے، اس میں بھی شرکت کر رہے ہیں، اور کچھ پاکستانی ٹروپس بھی وہاں پہ ہوں گے۔ لیکن زیادہ اس کے ساتھ جو دوسری چیز جڑ گئی ہے وہ یمن کا کرائسس ہے، جہاں سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات اور اس کے ایلائز جو ہیں، جو سدرن ٹرانزیشنل فورسز STC ہے، ان کے خلاف ایک پوزیشن لی ہے، وہاں پر بمباری کی ہے سعودی عرب نے چند ہفتے پہلے، اور اس کے بعد متحدہ عرب امارات نے وہاں سے وڈرا کیا، اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان میں جو تنازع اور فالٹ لائن ہے، حالانکہ دونوں جو ہیں وہ فاؤنڈنگ ممبرز ہیں ایک طرح کے، جو گلف کارپوریشن ہے، جو گلف کارپوریشن کونسل ہے، GCC کے ممبرز ہیں، اور دونوں کے درمیان کا جو اتحاد اور ان کا جو ٹرسٹ ہے وہی مشرق وسطیٰ کے اندر پورا کا پورا سٹرکچر جو ہے وہاں کا پرووائڈ کرتا ہے، گورننس کا یا ریلیشن شپ کا سٹرکچر پرووائڈ کرتا ہے۔ اب دونوں میں فالٹ لائنز گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور دونوں کی فالٹ لائنز کا نتیجہ یہ ہے کہ دونوں نے ساؤتھ ایشیا کے دو رائیول پاورز کے ساتھ انہوں نے اپنے ڈیفنس اسٹریٹجک ایگریمنٹ کر لیے ہیں، سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ اور متحدہ عرب امارات نے ہندوستان کے ساتھ۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب، اس کے بہت سے مطلب ہے، اس کے بہت سے مطلب ہم ڈسکس کرتے رہیں گے اور لوگ اس کو اور طرح سے دیکھیں گے، لیکن اس کا ایک پہلا مطلب خطرناک یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے اپنی جو وہ برنکسمین شپ کر رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے، وہ اب پاکستان کو مینا ریجن جو ہے، مڈل ایسٹ نارتھ افریقن ریجن، یا آپ کہہ لیں کہ ویسٹ ایشیا ریجن کے اندر کی جو فالٹ لائنز ہیں اس کے اندر انہوں نے پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اور اس سے پہلے کی جو پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ تھی جنرل راحیل شریف تک، اس کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان مشرق وسطیٰ کی فالٹ لائنز کا حصہ نہ بنے، بھی اس کی قیمت بھی آپ کو چکانی پڑتی ہے۔ دوسری چیز یہ سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے، جس کا مزید میں ذکر کروں گا، اس کے نتیجے میں ساؤتھ کے اندر جو سیکنڈری پاورز ہیں ریجن کی، یعنی ان کے درمیان میں بھی ملٹری اسٹریٹجک اینڈ ڈیفنس ایگریمنٹس جو ہیں وہ تشکیل پا رہے ہیں۔ فار انسٹنس آپ مسلسل یہ سن رہے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے، اور آلموسٹ ڈن ڈیل ہے، کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ڈیفنس ریلیشن شپ ہے، ترکی بھی اس کا حصہ بن جائے۔ اب ماضی میں جو پوسٹ ورلڈ آرڈر تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کا، اس کا جو پیٹرن ہے گزشتہ 80 برس کا، وہ یہ تھا کہ جو ریلیشن شپ بنتے تھے تھرڈ ورلڈ پاورز کے، یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے، وہ یا تو امریکہ کے ساتھ ہوتا تھا، یا روس کے ساتھ ہوتا تھا، یا چین کے ساتھ ہوتا تھا، یا یورپ کی کسی پاور کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ جو سیکنڈری پاورز ہیں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی، پاکستان، ایجپٹ، ان کے آپس میں ڈیفنس الائنسز بننے شروع ہو گئیں، جس طرح سے فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے یورپین پاورز نے کوویڈنٹ سائن کر رکھے تھے، اور اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے تھا۔ ابھی میں جو گلوبل ری الائنمنٹ ہو رہی ہے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کا بھی میں ایک ذکر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے ہم چلتے ہیں پاکستان میں، جہاں پر جیسے کہ میں نے کہا کہ منگل کا دن ہے۔ خبر یہ ہے کہ پنجاب سے مختلف ڈائریکشن سے قافلے جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ آج عمران خان سے ملاقات کا دن ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا اپریل یا مارچ 2025 کا، اس کے حوالے سے یہ اور بات ہے کہ اس کو کبھی مانا نہیں جاتا، اور اعلان جو کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جو ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کو کہا گیا تھا کہ 2 بجے تک اڈیالہ جیل پہنچیں، لیکن لوگ آہستہ آہستہ اڈیالہ جیل پہنچیں گے، اور محترمہ علیمہ خان صاحب اور ان کی بہنیں اور ورکرز جو ہیں وہاں پہ مظاہرہ کریں گے۔ ماضی کو دیکھتے ہوئے، ماضی حال کو دیکھتے ہوئے یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ کوئی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو سکے گی، جیسا کہ طارق فضل چودھری صاحب نے اعلان کر رکھا ہوا ہے آن بہاف آف دی رجیم کہ 8 فروری تک تو عمران خان سے ملاقات ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ ایک اسٹریٹ موومنٹ لانچ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک ہڑتال کرنی ہے۔ حکومت بنیادی طور پہ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ نہیں ہو سکے گی 8 مئی تک جو ہے ملاقات؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ جو رجیم ہے، شریف زرداری عاصم رجیم، یہ یہاں آپ کو پاور پلے کرتا نظر آ رہا ہے۔ پاور پلے یہ ہے کہ ہم عوام کے مظاہروں سے، ان کے نعروں سے، میڈیا کی باتوں سے، اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن یا ویسٹرن میڈیا میں کوئی اگر لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں بعض، تو ہم اس سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہم کسی کے دباؤ میں اور پریشر میں نہیں آئیں گے۔ ہم اپنے فیصلے اپنی منطق سے، اپنی لاجک سے اور اپنی ضرورت سے کرتے ہیں۔ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم دباؤ میں آنے والے نہیں۔ یہ میسج یہاں پہ دینے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ دسمبر 2025 میں
اقوام متحدہ کا جو ہیومن رائٹ ڈویژن ہے اس نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی تھی عمران خان کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 15 دن سے زیادہ کی جو سالیٹری تنہائی کی کنفائنمنٹ ہوتی ہے وہ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کے جو کنونشن ہیں جنہیں پاکستان نے سائن کر رکھا ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان اس کی کوئی پرواہ جو ہے نہیں کرتا۔ اس وقت حالات کیا ہیں یہاں پہ سارے، اس کا اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ 16 دسمبر کو اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے جن ورکرز نے نعرے مارے، مظاہرہ کیا، ان کے اوپر انسداد دہشت گردی کے عدالت کے اندر مقدمے جو ہیں وہ ڈالے گئے ہیں، اور 30 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ان کو رہائی جو ہے وہاں سے نہیں مل رہی، اور ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے جو ہیں بنا دیے گئے ہیں۔ جس پہ آپ نے مقدمہ بنانا ہے، صحافی ہو، ٹک ٹاکر ہو، ویلاگ کرے، ٹویٹر پہ کچھ کر دے، یوٹیوبر ہو، اس کو آپ نے رگڑنا ہے تو آپ اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بناتے ہیں۔ لفظ دہشت گردی اور ٹیررزم کو انہوں نے ایک مذاق میں کنورٹ کر دیا۔ مطلب ان سے کو پوچھے کہ ٹی ٹی پی کے حملے کرنے والوں میں اور سیاستدانوں میں اور صحافیوں میں ان کو کوئی فرق جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن یہ کس چیز کا پروف ہے؟ یہ اس چیز کا بھی پروف ہے، یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے یہ اس چیز کا پروف ہے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگر آرڈرز دیے ہیں اور بار بار دیے ہیں، یہ عدالتیں کہتی ہیں، جس کا میں مزید ذکر کروں گا ایمان حاضر مزاری کے حوالے سے، تو عدالتوں کی تمام تر حیثیت پاکستان میں ختم ہو گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی 2023 سے پہلے پاکستان کی عدالتیں جیسی کیسی تھیں، کبھی بھی آئیڈیل نہیں تھیں، کبھی بھی پرفیکٹ نہیں تھیں، کبھی بھی بہت مضبوط نہیں تھیں، ایگزیکٹو کا ہمیشہ ان پہ کنٹرول رہتا تھا۔ لیکن 9 مئی 2023 وہ اسکرپٹ تھا، وہ پلاننگ تھی، بہت انٹیلیجنٹ قسم کی میکیویلین پلاننگ تھی، جس کے نتیجے میں جس کا ایک طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو توڑا پھوڑا گیا، دوسری طرف سے پاکستان کے عدالتی نظام کو کنٹرول کر لیا گیا، پاکستان کے میڈیا کو ڈرا دیا گیا، اس کو ٹیم کر دیا گیا، پاکستان کی انتظامیہ کو ٹیم کر دیا گیا، خود فوج کو خوفزدہ کر دیا گیا۔ 9 مئی 2023 جس کا الزام انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالا، اور 1 مہینہ 4 دن کے بعد میری طرح کے لوگوں کے اوپر انہوں نے ڈال دیا، جس کو لاء میں، قانون میں آفٹر تھاٹ کہتے ہیں، وہ در حقیقت جنرل عاصم منیر کے اپنے ذہن کی اختراع تھی۔ یہ خالصتاً ان کا اپنا ایک اسٹریٹجک پلان تھا جس سے انہوں نے بے تحاشا فائدہ حاصل کیا۔ اگر 9 مئی 2023 اس طرح سے نہ کیا جاتا تو یہ کبھی پاکستان کی عدالتوں کے اوپر، ہائی کورٹس پہ، سیشن کورٹس پہ، سپریم کورٹ پہ کنٹرول حاصل نہ کر سکتے، نہ یہ پاکستان کے جنرل الیکشنز کو کئی مہینے تک ڈیلے کر سکتے، نہ یہ پنجاب کے پہلے الیکشنز کو ڈیلے کر سکتے، اور پھر نہ یہ 8 فروری کے الیکشنز کو اس طرح سے لوٹ سکتے، نہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کر کے اور 27ویں آئینی ترمیم کر کے سپریم کورٹ کو ختم کر سکتے۔ ان تمام چیزوں کی جو جڑ ہے، جو روٹ ہے، وہ 9 مئی 2023۔ اب اس وقت صورتحال قیاس کی کیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر 2 عدالتیں، ایک طرف افضل مجوکا صاحب کی ڈسٹرکٹ اسٹروک سیشن کورٹ ہے میرا خیال ہے، اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان متضاد قسم کے آرڈرز ایشو کر رہے ہیں، اور ایمان حاضر مزاری اور ان کے ہسبینڈ ہادی چٹھا کے حوالے سے، اور اسلام آباد کی پولیس کو کنفیوژن، کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سے والے جج صاحب کے آرڈر ماننے ہیں۔ افضل مجوکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں ایمان حاضر مزاری کے اگر 1-2 گھنٹے کے پہلے آپ ٹویٹس دیکھیں، جو مسلسل کہہ رہی ہیں کہ ہمیں باتھ روم تک ہم جا رہے ہیں، ریسٹ روم تک اگر ہم جا رہے ہیں، ٹوائلٹ تک، تو بھی پولیس ہمارا تعاقب کر رہی ہے، اور افضل مجوکا صاحب نے حکم دے رکھا ہے کہ دونوں میاں بیوی جو ہیں انہیں گرفتار کر کے میرے سامنے لایا جائے، اور دوسری طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے مزید ان کو کہا ہے کہ 3 دن ان کو دیے ہیں کہ 3 دن کے اندر کورٹ کو، اپنی سب آرڈینیٹ کو حکم دیا ہے کہ ایمان حاضر مزاری اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں ان کو اپنی صفائی دینے کا موقع دیں، ان کی جرح کو کمپلیٹ کریں، وہ جو کاؤنٹر ایگزامینیشن یا کاؤنٹر جو کراس ایگزامینیشن کرنا چاہتے ہیں ان کو اس کا موقع دیا جائے۔ تو ابھی اگلے چند گھنٹوں میں ہی پتہ چلے گا، جب تک یہ ویڈیو آئے گی، کہ کون سی والی عدالت کی بات پولیس مانگتی ہے۔ لیکن یہ وہ قیاس کی اس وقت صورتحال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہی قیاس ہے جس میں محترمہ علیمہ خان اور ان کی جو بہنیں ہیں اور جو ورکرز ہیں اور جو پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں، ان کا راستہ روکا جائے گا، ان کو ملنے نہیں دیا جائے گا، ان کو یہاں پہ دوبارہ زد و کوب کیا جائے گا، لاٹھی چارج ہو سکتا ہے، پانی پھینکا جا سکتا ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں جنید صفدر صاحب، ان کی جو دوسری شادی ہے یہ اتنی متنازع کیوں بن گئی پاکستان میں؟ اس کے بارے میں جو سوبر بحث تو اس پہ بے تحاشا ہو رہی ہے، آپ اس پہ دیکھیں ٹویٹر بھرا پڑا ہے، میرا خیال ہے سینکڑوں ٹویٹ ہو چکے ہیں، درجنوں دفعہ ایک ہی ویڈیو ان کی لگائی جا چکی ہے، وہ خود بھی انہوں نے ایک شو ریل اس کی ایشو کی ہوئی ہے، زیادہ تر لوگوں کو وہیں سے ملی ہے، بیکاز یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کوئی محترمہ مریم نواز صاحبہ کے گھر کے اندر تو موجود تھے نہیں۔ تو جو سیریس اینالسٹ ہیں جیسے اسد اللہ خان ایک ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہے پاکستان کے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ان کا انالیسس یہ ہے کہ یہ جو شادی ہے اور اس کی جو تقریبات ہیں، انہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے آرگنائز ہی اس طرح سے کیا ہے، اس کا وہ چاہتی تھی کہ چرچا ہو، انہوں نے خود سے اس کی ویڈیو ریلز اور اس کی تصاویر، اس کی پکچرز، اس کی جو شو ریلز ہیں، ان کو اس طرح سے ایشو کیا ہے
ताकि पूरी दुनिया को और ख़ास करके बरसग़ीर को, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों को ये पता चले कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा किसी भी तरह अंबानी जो है, मुकेश अंबानी के घर से और उनकी दौलत और उनकी ताकत और उनकी जो सेलिब्रिटी स्टेटस है, उससे मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और शरीफ ख़ानदान उनसे पीछे नहीं है। यानी यहाँ पे वो बॉलीवुड के साथ और हिंदुस्तान की जो इंतहाई अमीर कैपिटलिस्ट क्लास है, अंबानी ग्रुप, उसके साथ कम्पीट करती नज़र आती हैं। एक और इसका बड़ा खूबसूरत, यानी इसका एक इम्पॉर्टेंट आउटकम ये निकला है इस पूरी शादी का, गुज़िश्ता 3 दिनों से जो कुछ हो रहा है, कि लोग ये देख रहे हैं कि शादी तो बेटे की है, जुनैद सफ्दर की है, लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो तमाम सेंटर ऑफ अटेंशन है, और लोग देख रहे हैं कि वो कितनी खूबरू हैं, कितनी खूबसूरत हैं, वो कितनी एलिगेंट लग रही हैं, उनकी ब्यूटी जो है वो कितनी एजलेस है। ये भी इसमें से एक इसकी चीज़ निकल रही है उन तमाम वीडियोज़ में से जो कि इशू की गई हैं। यानी बेटे की माँ नहीं लग रही हैं, वो खुद ही लग रही हैं कि इस पूरे प्रोसेस का वो हिस्सा है। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स जनरल आसिम मुनीर साहब, द फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ द डिफेंस सर्विसेज वगैरह वगैरह, वो भी वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद अहकामात इशू किए गए। अच्छा, उनकी जो अपेरेंटली कोशिश ये की गई जनरल आसिम मुनीर साहब की टीम की तरफ से कि उनकी जो प्रेजेंस है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के इस तकरीब के अंदर, उसे पोशीदा रखा जाए, खुफिया रखा जाए, उसकी तस्वीर ना हो, उसका पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कोई चर्चा ना हो, और पाकिस्तान की किसी चैनल ने, अखबार ने इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन सोशल मीडिया की जो बेरहम लेंस है या उसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर जनरल साहब की तस्वीरें आ गई हैं कि वहाँ पर सूट पहन के पहुँचे हुए हैं। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि शरीफ ख़ानदान की तरफ से लोगों को कहा गया कि आप कैमरे लेकर ना आए। कैमरा कौन लेकर आता है आजकल? ज़ाहिर है कि हर बंदे के फ़ोन के अंदर कैमरा है। अब अगर आपने इसको वाकई रोकना था तो लोगों के कैमरे आप जो है एंट्री पॉइंट के ऊपर आप ज़ब्त करवा देते। मुझे याद है मैंने जनरल बाजवा साहब की, मेरे ख्याल है बेटे की, एक मैंने इस तरह का अटेंड किया था इवेंट, एक दोनों के किए थे वलीमे अटेंड, और वहाँ पर जो है ना, मेरा ख्याल है कि फ़ोन रख लिए गए थे, आपको फ़ोन की जगह टोकन दे दिए गए थे। तो शरीफ ख़ानदान को अगर वाकई चाहते थे कि इसकी वीडियोज़ बाहर ना निकलें, वैसे इन्होंने खुद भी वीडियोज़ निकाली हैं, तो ये लोगों के फ़ोन जो है वो ज़ब्त कर सकते थे, उनको टोकन दे सकते थे। बहरहाल इन्होंने ऐसा नहीं किया, ख्याल नहीं आया इनको, ये चाहते नहीं थे। ये जो डिबेट हुई है गुज़िश्ता 3 दिन से मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की जो साहिबजादे की शादी वलीमे के हवाले से, इस डिबेट ने पाकिस्तान के मीडिया की जो इंटेलेक्चुअल ज़बूं हाली है और उसकी जो सुपरफिशियलिटी है और उसका जो सतहीपन है, उसको भी बड़ा एक्सपोज़ किया। और उसमें अफसोस की बात यह है कि तलत हुसैन साहब की तरह का एक मुदब्बर आदमी, जिसको कम से कम मैं तो बहुत एक समझता था आज से 8-10 साल पहले कि वो पाकिस्तान की मीडिया की सबसे सब्सटेंटिव पर्सनैलिटी थे, टेलीविज़न मीडिया की, उन्होंने इतने सतही किस्म के कमेंट इसमें किए हैं कि लोगों को कहा है कि आप इसके ऊपर कमेंट कैसे कर सकते हैं, आपको अगर किसी ने बुलाना है शादी में तो आपको कार्ड देगा। तो लोगों ने क्या किया है कि लोगों ने सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा कि दर्जनों लोगों ने उनके वो पुराने कमेंट्स जहाँ पर वो इमरान खान और उनकी बीवी की इद्दत के मसले को डिस्कस कर रहे हैं, उसका उन्होंने नीचे क्लिप दे दिया है, ऊपर उनको मरियम सफ्दर को या मरियम नवाज़ साहिबा को डिफेंड करने का क्लिप उन्होंने जोड़ दिया। तो इससे आपको पता चलता है कि इस वक्त मीडिया की जो ओवरऑल लॉजिकल या मंतकी सिचुएशन है वो कितनी कमज़ोर हो चुकी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये तनाज़ा, ये कंट्रोवर्सी है क्यों। कि तनाज़ा और कंट्रोवर्सी इसलिए है कि शरीफ ख़ानदान और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की जो फैमिली है, जो वो खुद हैं, वो चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब की, और वो पाकिस्तान की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक रूलिंग पॉलिटिशियन है, और वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो कोई फिल्म स्टार नहीं है, वो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी नहीं है, वो कोई मुकेश अंबानी की तरह की बिजनेस फैमिली नहीं है, वो इसका रूलिंग फैमिली है। और इसका कंट्रास्ट आप ये देखें कि हिंदुस्तान में भी बहुत सी ख़वातीन, बहुत ताकतवर वहाँ की चीफ़ मिनिस्टर्स गुज़िश्ता 10-15 बरस में 4-5 ऐसी गुजरी हैं। मैं आपको उनकी तस्वीरें वगैरह दिखाता हूँ। वो बहुत सादा ड्रेस करती हैं, यानी मुमकिन है कि उनके पास भी ऊपर का काला धन बहुत हो, लेकिन जब वो पब्लिक में आती हैं तो उन्होंने बहुत सादा कपड़े पहने होते हैं, वो अपने आप को बहुत सादगी से आवाम के सामने प्रेजेंट करती हैं। वो अपने दौलत का चर्चा, अपनी शान व शौकत का चर्चा बादशाहों की तरह नहीं करते, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है कि एक मॉडर्न जमहूरियत ना भी हो, और जमहूरियत में ख़ास करके जो रूलिंग एलीट होती है, जो रूलिंग पॉलिटिकल फैमिली होती है, वो बादशाह या प्रिंस या प्रिंसेस नहीं होते, वो शहज़ादे शहज़ादियाँ नहीं होते, जिस तरह से जुनैद सफ्दर को दिखाया जा रहा है, जिस तरह से मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को दिखाया जा रहा है, बल्कि जिस तरह से सारी तकरीबात हुई हैं, बल्कि वो आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम में से हैं। यही वजह है कि भारत के पॉलिटिशियन, खा उनके पास कितना ही काला धन क्यों ना हो, और ये जितनी भी ख्वातीन चीफ मिनिस्टर्स भारत की बहुत ही ताकतवर गुजरी हैं, वो अपने आप को बहुत ही सिंपल तरीके से, सादा कपड़ों में लोगों की तरह लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि कोई कह ना सके कि इन्हें आवाम की फीलिंग जो है वो नहीं। इसी सारे टाइम पीरियड में मैं इसका मज़ीद भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका कंट्रास्ट इस
موجودہ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में ये लोगों को इतना पेनफुल क्यों लगा और इसका कितना तनाज़ा क्यों बना जब आप तीरा को देखते हैं, कराची की फायर को आप देखते हैं, या आपको फूड इनसिक्योरिटी का पता चलता है। लेकिन इसके दरमियान में एक और भी बहस छिड़ी। वो बहस ये छिड़ी है कि पहले सिर्फ ये इल्ज़ाम था कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर ये लगता था कि शायद उन्होंने कोई प्लास्टिक प्रोसीजर्स वगैरह करवाए हुए हैं, ये इल्ज़ाम मसलसल लगता रहा है। लेकिन अब ये इल्ज़ाम और सियासतदानों के ऊपर भी लगने लग गया है कि उन्होंने भी प्लास्टिक प्रोसीजर्स जो है वो करवाए हुए हैं। अब जो प्लास्टिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट है, या ओज़ेम्पिक का जो इस्तेमाल है, जो डायबिटीज़ की दवाई आई थी लेकिन अब उसका बेतहाशा इस्तेमाल वेट लॉस के लिए हो रहा है, इस पे चंद दिन पहले भारत के, हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े व्लॉगर हैं, जिनको 30 मिलियन से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, ध्रुव राठे, उन्होंने सेलिब्रिटीज़ के दरमियान जो ट्रेंड इस वक्त है बॉलीवुड का, प्लास्टिक सर्जरी का, प्लास्टिक प्रोसीजर्स का, वो उस पर उन्होंने एक वीडियो की है। अब यहाँ पे वंस अगेन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हिंदुस्तान में किसी भी पब्लिक फिगर, पॉलिटिशियन, खातून या आदमी के ऊपर ये नहीं कहा जा रहा, वहाँ ये चर्चा नहीं हो रहा, वहाँ बॉलीवुड के हवाले से ये बात हो रही है कि लोग प्लास्टिक सर्जरी का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये बज़ाहिर, अच्छा, पाकिस्तान का चूँकि कल्चर भी बड़ा मसनूई किस्म का है। ये और बात है कि पाकिस्तान में 99% लोग समझते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स डिस्टर्ब है, हमारा कल्चर बड़ा शानदार है। एक्चुअली पॉलिटिक्स इतनी बुरी सूरत हाल में इसलिए है कि कल्चर बड़ा कमज़ोर है। तो कल्चर में लोगों को ये बात जो है वो ठीक तरह से समझ नहीं आ रही कि अगर भारत में सियासतदान जो हैं वो प्लास्टिक सर्जरी के इल्ज़ाम उन पे नहीं लग रहे और पाकिस्तान में लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी यहाँ पर अमेरिका में भी ये बहुत कहानी है कि फ़लाँ एक्ट्रेस ने, फ़लाँ एक्टर ने ये कराया, ये दवाई खाई, लेकिन ये सारी कहानियाँ पॉलिटिशियंस के हवाले से नहीं है। पॉलिटिशियंस की फ़िज़िकल अपीयरेंस उस तरह से मैटर नहीं करती लोगों के लिए जमहूरियत के अंदर, या मॉडर्न वर्ल्ड में, या तहज़ीब याफ्ता दुनिया में, जिस तरह से सेलिब्रिटीज़ की, एक्टर्स की, या बिज़नेस क्लास की, या चीफ़ एग्जीक्यूटिव्स जो हैं बिजनेसेस के, उनकी मैटर करती। अब ये कहानी कंट्रास्ट की 2-3 वजूहात की वजह से और भी बहुत ज़्यादा मुतनाज़ बनी। पहली वजह है कि चंद दिन से तीरा वैली के अंदर एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू है, और वहाँ पे इस शदीद सर्दी में, जो दिसंबर और जनवरी की सर्दी है, जबकि बर्फ़ भी पड़ रही है शायद उस इलाके में, वहाँ पर एक बड़ा ही तकलीफ़देह, दर्दनाक, पेनफुल एवैक्यूएशन किया गया है। हज़ारों लोगों को उनके घरों से नकल मकानी करनी पड़ी है, जिसे आप IDP, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स कहते हैं। और उसके नज़ारे देखते हैं कि लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं अपने तमाम साजो सामान, मवेशियों के साथ, चिकन के साथ, मुर्गियों के साथ, बच्चों के साथ। इस टाइम पीरियड में पंजाब का सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का सूबा है, बड़ा भाई, वहाँ की चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बॉलीवुड के एक्टर्स की तरह, अदाकारों की तरह अपने बेटे की शादी मना रही हैं, उसमें गुम है, जबकि तीरा के अंदर इस किस्म के हालात हैं। कराची के अंदर एक बिल्डिंग को आग लग गई, वो मसलसल रुक ही नहीं रही खबर वहाँ से कि कितने लोग जो हैं उसमें जाँ बहक हुए। फिर एक और भी खबर आई 3-4 दिन पहले, पाकिस्तान के मिनिस्टर मेरे ख्याल तनवीर हुसैन साहब जो थे, वो बर्लिन में एग्रीकल्चर और फूड की सिक्योरिटी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस में थे, जहां मेरा ख्याल है उन्होंने खुद एदाद व शुमार दिए हैं कि जो वेदर कंडीशंस हैं, और जो बदलता हुआ मौसम है, और जो जोग्राफियाई हालात हैं, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान का किस तरह से एग्रीकल्चर मुतासर हुआ है, और पाकिस्तान की फूड इनसिक्योरिटी, ये फूड सप्लाई लाइन जो है, ये चेन है, वो मुतासर हो रही है। मेरा ख्याल ये स्टेटिस्टिक वहीं से आए हैं जिन्हें गुज़श्ता 24-48 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर पीट रही है, स्लाइड्स बना के, जहाँ से वो बता रहे हैं कि कैसे 2018-19 में तकरीबन 1 आउट ऑफ 6 पाकिस्तानी, इसका मतलब तकरीबन 16% पाकिस्तानी जो हैं वो 2018-19 में फूड इनसिक्योरिटी का, जिनको सफिशेंट फूड या खुराक नहीं मिल रही थी, प्रॉपर कैलोरिक फूड, उसका शिकार थे। लेकिन अब ये फिगर बढ़ के 1 आउट ऑफ 4 हो गया, यानी 25% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो खुराक की अदम दस्तयाबी, ये फूड इनसिक्योरिटी का इस स्टेज के ऊपर शिकार है। और ये फिगर्स सबसे वर्स्ट हैं बलूचिस्तान में, जहाँ पे 31% के करीब ये हालात हैं, सिंध में 29% हैं, पंजाब में 22.5% या 23% हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में 21.5% है ये फिगर। तो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जो है उसके हालात सबसे बेहतर हैं, लेकिन 21% भी बहुत ही बुरे हालात हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में इमरान खान पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बार बार ये कहना शुरू किया कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि 40%, 38 से 40% पाकिस्तानी बच्चा जो पैदा हो रहा है वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है, जिसकी वजह है कि उसको प्रॉपर कैलोरिक डाइट फूड में नहीं मिल रही, और वो बार बार बीमार होता है। जच्चा और बच्चा, जो हामला माँ है और जो माँ जब बच्चों को फीड करती है, वो बार बार बीमार होती है, और उसके बच्चे भी छोटे जो होते हैं
नवाजीदा इन्फेंट्स, वो भी बार बार बीमार होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल डेवलपमेंट और बॉडीली डेवलपमेंट पीछे रह जाती है। अब 40% का फिगर अगर आपकी पॉपुलेशन है, तो आप देखें कि वो कौन होगा जिसने एआई सीखनी होगी, वो कौन होगा जिसने इंडस्ट्रियल कंजम्पशन प्रोडक्शन करनी होगी, वो कौन होगा जिसने ये JF-17 बनाने होंगे, जिसने इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी होगी, जिसने एवियोनिक्स का काम करना होगा। ये वो सवालात हैं जो आपको पाकिस्तान की मीडिया में उठते हुए नज़र जो हैं वो नहीं आते। अब पाकिस्तान से हम एक दफ़ा फिर ग्लोबल सीन की तरफ आ जाएं, जहां अमेरिका और यूरोप के दरमियान में जो टेंशन्स हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। पहले इन टेंशन्स में बहुत इजाफा 2025 में हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रेड वॉर छेड़ दी यूरोप के साथ, लेकिन यूरोप के तमाम ममालिक ने अमेरिका की टर्म्स एंड कंडीशन में उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने उससे जान छुड़ाई, क्योंकि अलायंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन इस वक्त ग्रीनलैंड के ऊपर और कनाडा तो खैर अभी रिमोट बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कनाडा का भी उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि कनाडा भी अमेरिका का हिस्सा जो है वो होना चाहिए। लेकिन ग्रीनलैंड के ऊपर उनकी जो पोजीशन है, उससे यूरोप में शदीद खौफ व हरास पाया जाता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी जो है वो पाई जाती। आज सुबह का जब आगाज़ हुआ तो मेरी अपनी बीवी से मुलाकात हुई, उसने मुझे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्स्ट कर दिया है नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को कि मुझे तुम लोगों ने नोबेल प्राइज़, नॉर्वे की चूँकि कमेटी है, ये और बात है कि नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉर्वेजियन नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन उन्होंने उनको टेक्स्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, अकॉर्डिंग मेरी बीवी ने मुझे बताया कि चूँकि तुम लोगों ने मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं दिया, हालांकि मैंने 8 जंगें रोकी हैं, इसलिए अब मैं आज़ाद हो गया हूँ, मैं अमन की खातर काम करता रहूँगा, लेकिन अब मैं अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी में ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा भी कर सकता हूँ और मैं कोई गारंटी नहीं दे, समथिंग लाइक दैट। तो जब मेरी बीवी ने मुझे बताया तो मैंने कहा बकवास से ये कैसे हो सकता है, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी ने बना दिया होगा, आजकल लोग ऐसी खबरें बनाते हैं, इसके नीचे पढ़ो ट्वीट के लिखा होगा, कोई कम्युनिटी नोट लिखा होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ, उसको पहले ही पता था कि ये बिल्कुल सही है, और वाकई नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ की गवर्नमेंट ने इस टेक्स्ट को इशू भी किया है मीडिया को, उन्होंने कंफर्म किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म का टेक्स्ट जो है वो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को भेजा है। अब ये मतलब इट्स डिफ़िकल्ट टू बिलीव कि अमेरिका का सदर जो है वो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को इस किस्म का एक मैसेज जो है वो भेज सकता है। यूरोपियंस जो हैं वो बहुत परेशान है इस हवाले से। वो उन्होंने पहले टोकन सोल्जर्स भी भेजे थे 10-10, 15-15 ग्रीनलैंड में, सिर्फ एक बावर करवाने के लिए कि आप ग्रीनलैंड जो है उसकी तरफ नज़रें ना उठाएं और हम ग्रीनलैंड के लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन अब 22 तारीख को डेवोस के अंदर तमाम यूरोपियन पावर्स जो हैं, जिनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से 25% एडिशनल टैक्सेस या ड्यूटीज़ लगाने की बात की है, और उसमें सारे ही मुल्क हैं, उसमें बरतानिया भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, इटली भी है, उसके अंदर डेनमार्क भी है, नॉर्वे भी है, फिनलैंड भी है। उन सब की एक मीटिंग हो रही है और ये गौर किया जा रहा है कि $110 बिलियन की जो अमेरिकन इंपोर्ट्स हैं यूरोप में, उनके ऊपर भी काउंटर वेलिंग या रिस्पॉन्सिव रिएक्टिव ड्यूटीज़ जो हैं लगाई जाएँ। उसके अलावा वो कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स का सोच रहे हैं। बट ये एक चीज़ है, दिस इज़ ओनली वन थिंग, इसका शायद कोई हल निकला है। लेकिन एक और बड़ी डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बाकी कौन परवाह करता है, लेकिन यूरोपियंस जो हैं वो उसके हवाले से बहुत सीरियस हैं, और उसका ताल्लुक है गाज़ा पीस बोर्ड से। अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 22 तारीख को दिन के 11 बजे डेवोस की कांग्रेस हॉल के अंदर उसकी साइड लाइन्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के गाज़ा पीस बोर्ड जो है उसका वो साइन कर रहे हैं, उसका वहाँ ऐलान जो है वो किया जाएगा। तो ये इसमें प्रॉब्लम तो कोई नहीं होना चाहिए, बिकॉज अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने नवंबर 2025 में ये गाज़ा का जो पीस बोर्ड है इसे सैंक्शन किया था 2 बरस के लिए, और इन्होंने चलना है टिल द एंड ऑफ 2027 के आखिर तक ये पीस बोर्ड जो है इनको फंक्शन करना है। मसला ये खड़ा हो गया कि आयरलैंड की फॉरेन मिनिस्टर पहली थी खातून, जिन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो इसका ड्राफ्ट नोटिस सामने आया है उसमें गाज़ा का जिक्र नहीं है। उसमें ये 3 चीज़ों का जिक्र है कि ये जो पीस बोर्ड्स हैं ये दुनिया में स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे, जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं उसके हवाले से काम करेंगे, और दुनिया की गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। यानी गाज़ा का जिक्र ही नहीं है, पूरी दुनिया के लिए काम करेंगे। उससे लोगों को ये एहसास हुआ है यूरोपियंस को कि ये दर हकीकत अक़वाम मुत्तहिदा के ढांचे को रिप्लेस करने की एक कोशिश और इनिशिएटिव है अमेरिका के सदर की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 60 ममालिक को वो चाहते हैं कि कम अज़ कम पीस बोर्ड का हिस्सा हो, और उसमें इनवाइट्स जो हैं धड़ाधड़ ठकाठक इशू कर दिए गए। इनवाइट पाकिस्तान को भी मिला है यानी शहबाज शरीफ साहब, हिंदुस्तान को भी मिला है, रूस को भी मिला है, बेलारूस को भी मिला है, अर्जेंटीना को भी मिला है, मुत्तहिदा अरब इमारात पहले ही उसका मेंबर मेरा ख्याल बन चुका है। 2 किस्म के मेंबरान हैं, एक जो 3 साल के लिए होंगे जो टेम्प्रेरी मेंबर्स हैं जिसमें पाकिस्तान हो सकता है, जो परमानेंट मेंबर होंगे इन पीस बोर्ड्स के उनको $1 बिलियन जो हैं वो जमा करवाने होंगे इन कैश, क्रेडिट कार्ड से नहीं, इन कैश उनको यहाँ पे जमा करवाने होंगे। और ट्रंप का इरादा ये है कि ये जो पीस बोर्ड्स हैं ये 2027 में ख़त्म नहीं होंगे,
बल्कि ये डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी ख़त्म होने के बाद भी ये पीस बोर्ड्स जारी रहेंगे, ये दुनिया के पीस के लिए काम करेंगे, स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट नहीं भी होंगे 2028 के बाद, तो वो इन पीस बोर्ड्स का चेयरमैन रहेंगे। और चेयरमैन का जो ढांचा बनाया है वो ये है कि चेयरमैन बाकी तमाम मेम्बरान की जो सिफारिशात और इनिशिएटिव्स हैं उन्हें वीटो कर सकता है। तो यूरोपियंस का तो होश उड़ गए ये देख के कि अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त्म करके एक पैरेलल गवर्निंग बॉडी जो है इंटरनेशनल लॉ के हवाले से या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से खड़ी करने की यहाँ पे कोशिश जो है वो की जा रही है। तो अब ज़ाहिर है कि एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसको मेरा ख्याल है यूरोप से बाहर इतना लोग अभी ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो चेंजेस हैं जो इस वक्त हो रही हैं, ये उस वर्ल्ड ऑर्डर को बदल रही हैं। वो वर्ल्ड ऑर्डर अब ख़त्म हो गया। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हुआ था वो हमें यहाँ पे ख़त्म होता नज़र आता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर से इसको जिस तरह से हमेशा देखा गया अक़वाम मुत्तहिदा को और वर्ल्ड ऑर्डर को, तो पाकिस्तान में लोगों ने हमेशा समझा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ना कश्मीर का हल निकाला, ना फ़लस्तीन का हल निकाला, और ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर सब झूठ है, इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर नहीं पाई जाती फ़ॉरेन ऑफिस के अफसरान के अलावा। लेकिन पाकिस्तान में लोगों ने कभी एहसास नहीं किया कि अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया को कितना सर्व किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़श्ता 80 बरस में दुनिया को सेव किया। कश्मीर और फ़लस्तीन का हल वो नहीं निकाल सके, लेकिन उन्होंने भूख का, नंग का, जो गुर्बत थी, जो लैक ऑफ एजुकेशन थी, जो साइंटिफिक नॉलेज को डिसेमिनेट करने में, गुर्बत को हटाने में, तालीम को फैलाने में, कल्चरल काम करने में, साइंटिफिक डिसेमिनेशन में अक़वाम मुत्तहिदा ने कितना ज़्यादा काम किया। इंसानी हकूक़ के तसव्वुर को उजागर करने में, उसके कवानीन बनाने में कितना ज़्यादा काम किया। अब रिज़ल्ट इसका ये निकल रहा है कि जो अभी पिछला वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हो रहा है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा होगा जिसकी कोई शक्ल सामने नहीं आई। लेकिन लगता ये है कि जब तक एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आता है या जो कुछ भी होता है, chaos बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसका पहला बड़ा असर ये होगा कि ग्लोबल साउथ के अंदर बहुत सी ख़तरनाक जंगें शुरू हो सकती हैं और उन जंगों को कोई रोकने वाला नहीं होगा। एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक दे के बात ख़त्म कर देता हूँ। जिस तरह से मई 2025 में अमेरिका ने हिंदुस्तान को थ्रेट दे के 250% ड्यूटीज़ की, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग को रुकवाया जो अदरवाइज़ नहीं रुक पा रही थी, बिकॉज़ दोनों मुल्क जो हैं वो एक डोमिनेशन एस्केलेशन डोमिनेंस जो लैडर होता है उसके ऊपर जा रहे थे, कोई नीचा मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अमेरिका ने ज़ोर लगा के उस जंग को ख़त्म किया। जो ग्लोबल ऑर्डर मेल्ट हो रहा है, इसके नतीजे में अमेरिका के पास इस किस्म की मॉरल अथॉरिटी भी नहीं होगी और जंगें कोई रोक नहीं सकेगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।